अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ़िकल्टीज़ एंड सॉल्यूशंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ये देखें। क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में आज का जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 4 है। इसका बी पार्ट है हमारे पास एक्चुअली। ओके, बी पार्ट है हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ एंड सॉल्यूशंस, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ कंस्ट्रेंट्स। ए पार्ट में हमने कंस्ट्रेंट एंड इट्स टाइप्स की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इसकी कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती है, उस पर बात कर ली थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अगर आप लोगों को लास्ट टॉपिक आता है कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती है, तो फिर आप लोगों के लिए समझना जो होगा ना आसान होगा। दो डिफ़िकल्टीज़ हैं, दो प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट इंडिपेंडेंट। दूसरी डिफिकल्टी क्या है कि फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर अननोन। ये हमारे पास दो डिफिकल्टी है। अब हम सोल्यूशन देखते हैं कि पहला जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को कंस्ट्रेंट का टॉपिक आता है तो बेहतर है, फिर लोगों आप लोगों को ये आसान होगा क्या है। यानी कि ये देखिए, मेरे पास पार्टिकल है, एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, यहाँ में पार्टिकल पी है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक्स एक्सिस का भी पता होना चाहिए और वाई एक्सिस का भी पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ कोई पार्टिकल फाइंड करना है या यहाँ करना है तो हमें एक्स का भी पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस का भी पता होना चाहिए और वाई एक्सिस का भी पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट बट दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। यानी कि एक्स और वाई एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो जब ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो हमें मुश्किलात आती हैं कि हमने पॉइंट पी को फाइंड करा, तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस का भी पता होना चाहिए और वाई एक्सिस का लॉन्ग पता होना चाहिए। तो ये हमें मुश्किल होती है। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हम एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या इस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को हम गुड कोऑर्डिनेट्स का भी नाम देते हैं। ओके, यानी कि अब ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी को डिफाइन करने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर लेंगे। यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स या जिसको हम गुड कोऑर्डिनेट्स कह रहे हैं, इसकी मदद से हम पार्टिकुलर पी को डिफाइन कर लेंगे इन द प्लेन ऑफ टू डिमेंशनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बगैर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पता किए। ओके, अब इस जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स या गुड कोऑर्डिनेट्स या इसको हम फिर न्यू कोऑर्डिनेट्स का भी नाम देते हैं। न्यू कोऑर्डिनेट्स का भी नाम देते हैं। डन हो गया। अब इसके हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास ये रस्सी है, रूप, इसके हमने ये पत्थर बांधा हुआ है, स्टोन है। अब क्या है कि जब हम इसको घुमाते हैं तो क्या है कि रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन है कि पार्टिकल जो हमारे पास स्टोन है वो एक सर्कल में ही मूव करेगा। क्या होगा? सर्कल में ही मूव करेगा। तो अब ये क्या है, यहाँ क्या है, टू डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अगर हम चाहते हैं कि ये स्टोन है, इस स्टोन को हम डिफाइन करना चाहें टू डी डायमेंशनल में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए, तो हमें इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पता होना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात थी। लेकिन अगर इसको हम बगैर एक्स एक्सिस और बगैर वाई एक्सिस के पता किए बगैर अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, वो हम करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की मदद से, यानी कि गुड कोऑर्डिनेट्स की मदद से, या फिर इसको हम न्यू कोऑर्डिनेट्स की मदद से। अब वो न्यू कोऑर्डिनेट इस केस में क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास आर और थीटा होंगे। आर और थीटा होंगे। अब हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नहीं पता है और ना ही हमें पता करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इन न्यू कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं जो हमारे पास क्या है, आर और थीटा। आर हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है, और थीटा हमारे पास क्या होता है, चेंजिंग वेरिएबल होता है। ये मेरे पास आर है, डिस्टेंस यहाँ से लेकर, और ये मेरे पास थीटा है। अब हम सिर्फ इस थीटा की मदद से इस पार्टिकल जो पॉइंट पी है, जो स्टोन है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन टू डिमेंशनल प्लेन। ओके, यानी कि दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि आर और थीटा एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के साथ क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये तो हमने एग्जांपल ले ली ना टू डिमेंशन में। अगर इसी को हम थ्री डिमेंशन में बात करें
कि हम सपोज करते हैं एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, स्फीयर में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ओके, यानी कि 3 डिमेंशनल है, उधर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जी एक्सिस भी है, ये तीनों एक्सिस मौजूद। अच्छा, अब यहाँ देखें एक बात रहेगी कि 2 डिमेंशन में जो मेरे पास ये हमने एग्जांपल ली थी स्टोन की, इसमें जो मेरे पास इक्वेशन बनी थी वो हमारे पास ये थी, ओके, ये मेरे पास इक्वेशन थी 2 डिमेंशन के लिए। अब 3 डिमेंशन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होगी, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन होगी। आप इसको आप इधर लें, नेगेटिव कर लें, इसको कर लें, अपनी मर्जी आप लोगों की। डन हो गया। तो ये 3 डिमेंशन यानी कि स्फीयर है, तो स्फीयर में एक पार्टिकल क्या है, मूव कर रहा है। अब एक स्फीयर में पार्टिकल मूव कर रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए हमें एक्स एक्सिस पे पता होना चाहिए, वाई एक्सिस पे पता होना चाहिए और जी एक्सिस पे पता होना चाहिए। लेकिन हम इन तमाम मुश्किलात को हल करने के लिए कि हमें पहले एक्स एक्सिस पता करना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस, फिर जी एक्सिस, इनकी बजाय हम न्यू कोऑर्डिनेट्स यानी कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स या फिर न्यू गुड कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेते हैं। अब 3 डिमेंशन में क्या होगा, हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, आर होगा, थीटा होगा और फाई होगा। ये 3 डिमेंशन में, 2 डिमेंशन में क्या था, मेरे सिर्फ आर और थीटा था, ओके। अब यहाँ क्या, ये मेरे पास ये फिक्स है आर, ये भी वेरिएबल है और ये भी, यानी कि ये दोनों, ये भी चेंज होता है और ये भी चेंज होता है। यानी कि दूसरे फॉर्म में ये कहूँ कि आर, थीटा और फाई ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के लिहाज से। अगर हम सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो एक्स वाई पर, वाई जी पर, जी वाई पर, ये एक दूसरे को क्या कर होते हैं, डिपेंडेंट हैं। डन हो गया। तो ये हमारे पास जो ये है, ये मेरे पास क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं या गुड कोऑर्डिनेट्स है या फिर न्यू कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, ओके हो गया। तो आई थिंक ये 2 एग्जाम्पल इसमें काफ़ी हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए मैं चाहूँगा 2 एग्जाम्पल रहेंगी। तो अच्छा, अब दूसरी डिफिकल्टी पर चलते हैं। तो कि इसमें जो सेकंड डिफिकल्टी है वो क्या है हमारे पास, कि फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स आर अननोन। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या है, अच्छा पहले हमें ये पता है कि फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट्स होती क्या है। अब या अब देखें, अ पार्टिकल इज मूविंग इन, अगर एक हमारे पास पार्टिकल वो एक 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसी डायरेक्शन में फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट होगी। यानी कि अब जो हमने ऊपर एग्जांपल ली थी पत्थर वाली, ये देखिए पत्थर वाली एग्जांपल ली थी कि ये हमारे पास स्टोन है, ये रस्सी है। अब जब हम घुमाते हैं तो पत्थर क्या है, सर्कल में मूव करता है, रिस्ट्रिक्शन होगी ना इसकी, एक ही यानी कि सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा पत्थर। अब हम जानते हैं कि सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जो हमारे इक्वल टू mv² है। कि जब भी हम किसी चीज़ को सर्कल में फॉर्म में घुमाते हैं तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ही उस स्टोन को, उस पत्थर को मूव करवाती है सर्कल में, ओके। तो अब इस केस में जब हमारे पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट होगी वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगी। फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट का पता लग गया कि फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट पहले होता क्या है, पहले हम इसको पता होना चाहिए कि एक पत्थर है, उसको जब हम सर्कल में मूव करते हैं तो वहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट होती है, यानी कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही पत्थर को मूव कराती है, पत्थर को मूव कराती है एक सर्कुलर फॉर्म में। तो इस केस में जो हमारे पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होगी, क्योंकि वो एक कंस्ट्रेंट कर रही है, एक रिस्ट्रिक्ट लगा रही है कि वो पत्थर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर फॉर्म में ही यानी कि मूव करे, घूमे, ओके। ये होती है हमारे पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट, ओके। यानी कि अब इसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर यहाँ तक मूव कर रहा है तो जो इस पर फोर्स लग रही है पॉइंट ये एम एस, इसको हम मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो ये 1 डायमेंशनल है। तो 1 डायमेंशन में जो हम फोर्स लगा रहे हैं एक्चुअली वही हमारे पास फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट होती है। तो अभी यहाँ होता क्या है कि जो हमारे पास ये फोर्सेस, जो फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट होती हैं ये हमें अननोन होती हैं। ये देखें ना, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट आर अननोन, कि हमें इनके मुतलिक पता नहीं होता कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी है, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, या क्या हिसाब किताब है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, हमें इसका ये हमारे पास लिए अननोन होती हैं। अगर इसको हम फाइंड करेंगे तो हम मसाइल का शिकार हो जाएंगे, तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आएंगी। तो अगर हम इन फोर्सेस को इग्नोर करना चाहते हैं कि वो हमारे सिस्टम में, हमारे फार्मूलिज्म में, हमारे इक्वेशन में इनका इफेक्ट ना पड़े, तो हम एक ऐसा फार्मूलिज्म तैयार करते हैं जिसमें हम इन जो फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स होती हैं जो कि अननोन होती है, इसको हम मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देते हैं। यानी कि जो हम बातें कर रहे हैं हम न्यूटन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, क्या है, न्यूटनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। न्यूटन मैकेनिक्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम देते हैं, या हमने पहली वीडियो में इस पर बात की थी।
जो जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टडी किया था उसमें हमने इस पर बात की थी कि न्यूटनियन मैकेनिक्स की एक्चुअली हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। तो अगर हम न्यूटन मैकेनिक्स में बात कर रहे हैं तो हमें जो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेन है उसका हमें पता होना चाहिए। यानी कि जब भी हम न्यूटन मैकेनिक्स को यूज़ करेंगे, न्यूटन मैकेनिक्स में हम जो भी इक्वेशन या फार्मूलाज जो भी हम न्यूटन मैकेनिक्स में हम यूज़ करेंगे, उनको यूज़ करने के लिए हमें फोर्सेस का पता होना चाहिए, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट का पता होना चाहिए, जो कि हमारे लिए पहले अननोन थी। तो अगर हम न्यूटन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, इसके अंडर इसमें जो फार्मूलिज्म है या फार्मूलाज हैं, जो इक्वेशंस हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट का पता होना चाहिए, जो कि हमारे लिए एक मुश्किल है। हम हर सिस्टम में, हर केस में अननोन फोर्सेस को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, यानी कि इसका सिंपल मिसालें, एक पर्सन है वो मूव कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो अब यहाँ इस पर दो तीन फोर्सेस लग रही है। एक ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, एक जो एयर है उसकी फोर्स लग रही है। अब हमारे पास ये दोनों अननोन है। अब अगर हम इन दोनों को फाइंड करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। तो इन मुश्किलात से बचने के लिए, इन दोनों को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करने के लिए हम न्यूटन मैकेनिक्स से बाहर निकलना पड़ता है। ओके, तो अगर हम कहते हैं कि हम न्यूटन मैकेनिक्स के अंदर रह कर इस पर्सन के वाक को डिफाइन करें, तो उसके लिए हमें फिर ग्रेविटी वाली फोर्स का भी पता होना चाहिए और एयर वाली जो रेजिस्ट्रेशन फोर्स है उसका भी हमें पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास एक मुश्किल काम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूटन मैकेनिक्स को करते हैं गुड बाय, हम एक नया मैकेनिज्म में आ जाते हैं, नया फार्मूलिज्म में आ जाते हैं, जिसको हम लैग्रांजियन का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास जो फोर्सेज होती हैं, फोर्सेज कंस्ट्रेंट्स होती हैं, इसको हम मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देते हैं। अब जो हमारे पास ये लैग्रांजियन फार्मूलिज्म होता है, ये बेस्ड करता है हैमिल्टोन्स एक्शन प्रिंसिपल पर। ओके, हैमिल्टोन्स प्रिंसिपल पर ये डिपेंड करता है। अब ये हैमिल्टोन प्रिंसिपल क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारे पास टॉपिक यही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।